नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्यकाल में आज बात करेंगे सागर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। दरअसल कभी पलायन, सूखा और बेरोजगारी के दंश से कराह रही बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक परियोजना से उम्मीदों के पंख लग गए हैं और अब रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उम्मीदों को साकार करने की अलख जगा दी है। दरअसल सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने से पहले बुंदेलखंड क्षेत्र के उद्योगपतियों से चर्चा की गई और सभी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक पैमाने पर निवेश के लिए सहमति दे दी है। देश विदेश के उद्योगपतियों ने कॉन्क्लेव में शामिल होने, निवेश के लिए रुचि दिखाई है और सागर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के भव्य आयोजन में देश और विदेश के 4,500 से ज्यादा उद्यमी ने अभी तक पंजीयन करा लिया है। यह पहला अवसर होगा जब वीरों और कर्मवीरों की धरती बुंदेलखंड में आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में काबिज कांग्रेस ने बुंदेलखंड के विकास, मानव संसाधन, सिंचाई को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की। कांग्रेस ने महज वोटर के रूप में बुंदेलखंड का उपयोग किया, यह आरोप बीजेपी लगाती आई है। लेकिन सागर में होने वाला रीजनल इन्वेस्टर समिट भूतकाल में किए गए पक्षपात को समाप्त कर सुनहरे भविष्य की आशाओं का संचार करने का ऐतिहासिक फैसला है। इसी पर वहशत रजा अली कलकतवी का एक शेर है, जमीन रोई हमारे हाल पर और आसमां रोया, हमारी बेकसी को देखकर सारा जहां रोया। बुंदेलखंड के लिए अब यह बीते वक्त की बात हो गई है। मोहन सरकार डबल इंजन के साथ क्षेत्र के विकास को नए आयाम तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है, जिसके सुखद परिणाम की आशा की जा सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। एमपी में सबसे बेस्ट है, आप इंदौर देखो, भोपाल देखो, यहाँ पे के जो रिसोर्सेस है सेम आई फील लाइक कि ये जो रिसोर्सेस है ये काफ़ी एजुकेटेड है, राइट। जैसे आपके पास इंदौर में IIM है, ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ से जो बच्चे सीखते हैं, इनफैक्ट बाहर से बच्चे यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए। सो इट्स समथिंग, एमपी इज़ लाइक नॉट फार बिहाइंड। उस स्टेट के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं, सो दैट मीन्स एमपी डेफिनेटली हैज़ समथिंग, राइट। जिस तरह से हमारे CM साहब इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, उसमें जो बायर सेलर मीट हो रही है, उसमें हम लोगों का बाहर की पार्टीज से और कंपनीज से इंटरेक्शन बढ़ा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे यहाँ काम भी आया है, हमारे पास ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ उस वजह से बढ़ रही हैं, नई प्लांट मशीनरी आ रही है, तो इट्स अ गुड साइन। इससे सरकार जो काम कर रही है, मोहन यादव जी ने जो काम शुरू किया है वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। हर संभाग में जाके वो कॉन्क्लेव कर रहे हैं। पहले जो कॉन्क्लेव होते थे वो मध्य प्रदेश के जबलपुर या इंदौर या भोपाल में होते थे। अब ये कॉन्क्लेव संभागीय स्तर पे हो रहा है और इसमें विशेष रूप से उनकी व्यक्तिगत इच्छा है और उन्होंने प्रशासन को बड़ा टाइट किया है कि जो भी उद्योगपति उद्योग लगाने आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और अभी सागर में सभी प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं आपको क्या समस्या है, और उसको नोट करके ले जा रहे हैं। और मेरे को उम्मीद है, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने आज भी बोला है कि ये नियमों का सरलीकरण करेंगे, और अगर नियमों का सरलीकरण हो गया, इंडस्ट्री को और कुछ नहीं चाहिए। ये जो तरह तरह की परमिशन है, अगर इससे मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी, तो इंडस्ट्री बहुत जल्दी ग्लो करेगी और प्रदेश और देश का विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है और जितना सक्षम और साधारण तरीके से हेल्पफुल नेचर पे इंडस्ट्रीज़ के लिए उनका उद्बोधन रहता है, इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर यादव जी का विजन इंडस्ट्री को लेके काफ़ी ब्रॉड है, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो नए सिरे से अब उद्योग जगत पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे टॉप लीडर मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर का भी वही विज़न है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर यादव CM साहब हमारे ज़रूर उद्योग जगत के जो भी तकलीफ़ें उन्हें सुनेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे। बहुत अच्छा लगता है जब एक मुख्यमंत्री स्वयं उद्योगपतियों को समय देकर और उनकी समस्याओं को पर विचार करके उसका निराकरण करने का कोशिश करता है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बारंबार अपने उद्योग जगत के सभी लोगों के तरफ से साधुवाद देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
रीजनल कॉन्क्लेव बुंदेलखंड का 27 तारीख को है। उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र भी आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि रीजनल कॉन्क्लेव का कंसेप्ट लाकर लोकेलिटी के हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर से लेकर उस प्रकार के उद्योगपतियों को प्रमोट करने का और वहां की अपॉर्चुनिटी को निकालने का काम जो किया है, ये वास्तव में मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लिए आगामी समय में औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बुंदेलखंड भी देश के दृश्य पटल पर होगा, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे वहां पर एग्रो फील्ड के अंदर अलग अलग प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं हो। बुंदेलखंड में भी हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम इस बार इतिहास वहां पर भी बनाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि कितना इससे फ़ायदा हुआ है। भाई निवेश आया है या आपने ईज़ ऑफ बिजनेस दिया है या इससे परिवर्तन क्या आया, रिपोर्ट कार्ड कब आएगा, ये शायद चौथा है। और ये 2-3 महीने में हो गए हैं। हमने तो हर जगह इसका विज्ञापन देखा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं हर बार से। पहले जबलपुर में किया था और जगह भी किया, अब सागर में करने जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट कार्ड कब पेश करेंगे? या सिर्फ इवेंट बना के छोड़ देंगे, लोगों को इस उम्मीद पर रख देंगे कि हाँ बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप अनाथ बच्चों को जो कोविड में अनाथ हुए उस स्कीम को चालू नहीं कर पा रहे हो वापस, वो परेशान है। 5,000 रुपये महीना देने वाली 1300 बच्चों को, तो या तो पैसा है ही नहीं आपके पास। तो इससे पहले कि जितने भी आपके रीजनल जो प्रोग्राम्स हुए थे तो वो सब फेल थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सवाल खड़े करेगी क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है। जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकल कर विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है, उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है। उनसे इतना पूछ लीजिए कि मध्य प्रदेश बढ़ रहा है तो आपको तकलीफ क्यों? मध्य प्रदेश का युवा यदि रोजगार पा रहा है तो आपको तकलीफ क्यों? मध्य प्रदेश का युवा यदि स्वरोजगार स्थापित कर रहा है और रोजगार देने वाला बन रहा है तो आपको तकलीफ क्यों? क्योंकि आपने तो हमेशा बेरोजगारी दी है, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का प्रयत्न किया। लेकिन आज मध्य प्रदेश उड़ते हुए पंखों के साथ नई गति और नई कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सागर जिले में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 440 एकड़ भूमि, 206 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत, लगभग 211 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, 4,789 लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रमुख परियोजना बीपीसीएल द्वारा बीना स्थित रिफाइनरी में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश, 4,000 लोगों को रोजगार। बीपीसीएल द्वारा 49,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। छतरपुर जिले में 3 औद्योगिक क्षेत्र है जो 145 एकड़ भूमि पर स्थित है। कुल 82 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है जिनसे 19 करोड़ रुपए का निवेश, 560 लोगों को रोजगार मिला है। टीकमगढ़ जिले में 4 औद्योगिक क्षेत्र है जिनमें कुल 32 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है, लगभग 12 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है और 358 लोगों को रोजगार। प्रमुख योजनाओं में बेल मेटल क्लस्टर और फर्नीचर क्लस्टर का निर्माण प्रस्तावित। निवाड़ी जिले में 3 औद्योगिक क्षेत्र है जिनमें कुल 119 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत, 135 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है और 1690 लोगों को रोजगार मिला। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पैसिफिक मेटा स्टील्स द्वारा 1772 करोड़ रुपए के निवेश, इंटीग्रेट स्टील प्लांट का निर्माण किया जा रहा है जिससे 1164 लोगों को रोजगार मिलेगा। दमोह जिले में 3 औद्योगिक क्षेत्र है जिनमें कुल 53 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत, 16 करोड़ रुपए का। तो देखिए, कल यानी 27 सितंबर को सागर में भरेगा निवेश का गागर, क्योंकि सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाने वाला है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, चाहे आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं शिवम शुक्ला। शिवम, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं समर सिंह। समर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले शिवम, आपके पास आना चाहूंगा, और जिस तरीके से कल का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है, कल जो चर्चा होगी, कल जो उद्योगपति सागर पहुंचेंगे, कांग्रेस
कांग्रेस के इसके पीछे कई सवाल हैं, खासकर हमने कुछ प्रतिक्रिया सुन रहे थे। उनका कहना है कि अभी तक 3 कॉन्क्लेव हो चुके हैं, इसका रिकॉर्ड कब आएगा, इसका आउटपुट कब निकलेगा और कितना कुछ आया है, रिपोर्ट कार्ड कब पेश किया जाएगा। यानी कांग्रेस को शंका है कि इवेंट बनकर ये चीजें ना रह जाएं। लेकिन इससे पहले 1,84,000 करोड़ का जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, मुख्यमंत्री कोलकाता भी पहुंचे, वहां से भी 19,000 करोड़ के लगभग की राशि का प्रस्ताव वहां से आया है। कुल मिलाकर ये राशि 2 लाख करोड़ तक पहुंच जाती है। तो यहां पर प्रस्ताव तो बड़े आए हैं और 1.5 लाख प्लस रोजगार की बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के जो सवाल है कि रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए और इवेंट बनकर ये मात्र ना रह जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिक चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में जो विकास के तमाम अवसर हैं उनमें इवेंटबाजी ही नजर आती है, क्योंकि इनकी मानसिकता आइफा कराने की थी। या कभी भी मध्य प्रदेश में इस प्रकार से निवेश और उद्योग को प्रोत्साहित नहीं कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती के साथ मानकर चलती है कि मध्य प्रदेश को विकास के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर प्रत्येक जो क्षेत्रीय आकांक्षा है, वहाँ रोजगार के जो अवसर हैं, वहाँ जो उद्योग की संभावनाएं हैं, उनको बहुत बड़े स्तर पर एक्सप्लोर किया जाए। और प्रदेश के मुखिया जब उस अंचल में जाकर के उद्योगपतियों से संवाद करते हैं, वहां पर जो उनका प्रेजेंटेशन सरकार का है वो दिया जाता है, तो तमाम उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हैं। प्रत्येक जिले में, चाहे वह एक इन्वेस्टर फ्रेंडली काउंटर बनाने की बात हो, 0-1 विंडो क्लियरेंस की बात हो, अथवा मध्य प्रदेश के प्रत्येक अंचल में उद्योगपतियों को जमीन मुहैया कराना हो, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, या तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार साकार कर पाई है। अब इसको स्थानीय स्तर पर करने से उसमें एक स्थानीयता और उस क्षेत्र के जो स्थानीय रोजगार और उद्योग हैं उसको मजबूती और बल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी प्रदेश भर के जितने भी बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, कोई टेक्सटाइल में अच्छा है, कोई ऑटोमोबाइल में अच्छा है, कोई किसी जगह पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अच्छा धमक है, और कहीं पर तमाम तरीके के ही उद्योग अच्छे खासी संख्या में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आईटी कंपनियों के लिए बेंगलोर गए, कोलकाता में उद्योगपतियों से भेंट करके आए, तमिलनाडु में उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर उद्योगपतियों से भेंट की, इसके साथ ही साथ अहमदाबाद में उन्होंने उद्योगपतियों से बातचीत की, मुंबई में बातचीत की। तो प्रदेश और देश में जिन भी क्षेत्रों का नाम है, जिन्होंने अपनी ख्याति को स्थापित किया है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के निवेशकों को भी मध्य प्रदेश में आकर्षित कर पाने में सफल रहे हैं। अब सागर, रीवा और शहडोल जैसे जिलों में अगर इन्वेस्टर कॉन्क्लेव होगी, वहां पर निवेश की अपार संभावनाएं हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि हम कृषि में तो प्रधान रहे ही रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, इस क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश का जो परचम है उसको पूरी तरीके से बुलंद रखा जा सके। और बिल्कुल शिवम जी, लेकिन कांग्रेस का जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में किया कि कोई इससे पहले भी कॉन्क्लेव कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने किए हैं, शिवराज सरकार में भी किए गए हैं, जमीन पर कितना उतरा है, इसका रिपोर्ट कार्ड पेश कब करेंगे? दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी का अधिकतर कार्यकाल मध्य प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लग गया। मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, जिस प्रदेश में सड़कें नहीं है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, स्वास्थ्य के प्राथमिक साधन नहीं है, शिक्षा का उतना गुणवत्तापूर्ण स्तर नहीं है, वहां पर कोई उद्योगपति निवेश नहीं करेगा। निवेश के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जो हमारे शिवराज जी थे उन्होंने पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में साकार किया। आज मध्य प्रदेश उस स्थिति में है कि हमारे पास वह औद्योगिक क्षमता है, उस स्तर का रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस प्रकार से उद्योगों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अब उद्योग और निवेश को आकर्षित कर पाने में पूर्णतः सफल साबित हो रहे हैं। उनका एक अपना विजनरी व्यक्तित्व है, और जो उनके डे 1 से जब से उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, तो उनके अनेक निर्णयों में उनकी जो एक विजन है उसकी छाप को देखा जा सकता है। और पूरी तरीके से प्रत्येक कॉन्क्लेव के बाद हमने एमओयू साइन किए हैं, निवेश के प्रस्ताव, ठीक है, आपके वो प्रस्ताव आए हैं, ठीक है, आप उसको आधार बता सकते हैं और ठोस आधार बताया जा सकता है, क्योंकि 1.5 लाख के रोजगार के अवसर की बात भी आप कह रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समर जी, काफी ध्यानपूर्वक आप पूरी चर्चा को सुन रहे थे, देखिए मुस्कुरा भी आप रहे हैं। तमाम बातें बीजेपी कहती है और जिस तरीके से जो प्रस्ताव आए उनको तो नहीं नकारा जा सकता है। बीजेपी का आरोप इससे पहले देखने को मिलता है कि आजादी के लंबे समय तक आपकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, बुंदेलखंड का जो खासकर क्षेत्र है, इसके मानव संसाधन विकास हो या सिंचाई हो, इस पर कांग्रेस ने ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाया, कहीं ना कहीं विकास की रिस्क में पीछे रखा गया। अब बीजेपी यहाँ पर आई, बीमारू राज्य से उसको अभी तक विकासशील प्रदेश बनाया है, और अब जो बुंदेलखंड का क्षेत्र भी है, यहाँ पर रीजनल स्तर पर जो कॉन्क्लेव हो रहे हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसको लेकर तो निश्चित तौर पर स्वागत किया जा सकता है। समर जी, पहली बात बताना चाहूंगा कि जिस सरकार जो है वो 20 साल से प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज है, लेकिन अभी भी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो कांग्रेस का सहारा लिए बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। अभी मेरे भाई ने कहा कि हम आईफा अवार्ड कराते हैं और हीरो हीरोइनों को मध्य प्रदेश में बुलाया है, तो बताना चाहूंगा पिछले 20 सालों से कई रंगारंग कार्यक्रम जो है वो आपके द्वारा किए जा रहे हैं। उसमें वो विक्रमादित्य महोत्सव हो
या फिर आपका जो है ग्वालियर के महोत्सव हो, खजुराहो, तो आप भी बुलाते हैं क्योंकि आपके पास में कुछ बोलने के लिए रहते हैं, ठोस चीजें तो आप हमसे आरोप लगाते हैं। आपने दूसरी बात कही कि पहले उद्योगपति नहीं आते थे क्योंकि मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी। तो आज अगर मैं आपको मध्य प्रदेश सड़कों की हालत दिखाऊंगा तो कांग्रेस से ज्यादा बुरी दिख रही है अभी तो। आपने कहा है कि शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। मैं बताना चाहूंगा 6000 स्कूलों के अंदर एक शिक्षक है और 1500-1600 स्कूलों के अंदर जो है वो एक भी शिक्षक नहीं है। मध्य प्रदेश की ये हालत है। आप उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एम्स बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर कहाँ है? तो बहुत सारी चीजें देखिए ऐसी है मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास का पहिया है ये घूमता हुआ जरूर दिखता है लेकिन जाता कहीं नहीं है। जुमलेबाजी और ये इवेंटबाजी और ये जो सर्कस ये लोग कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है, मध्य प्रदेश देख रहा है। 170 से ऊपर जो योजनाएं हैं इनकी बंद कर दी गई। आज ठीक है समर जी, लेकिन 1,84,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव, उसके बाद 19,200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 2 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। क्या हवाबाजी हो जाता है? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि आज जो है, आज हमने एक प्रतिष्ठित अखबार के अंदर पढ़ा कि जो बच्चे अनाथ हो गए थे कोरोना काल में, उनसे उनकी जो पेंशन की राशि थी, जो उनको सहायता दी जाती थी, वो तक छीन ली गई है। महाकाल कॉरिडोर का कार्य बंद कर दिया गया है। और इससे पहले तो ये अगर इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के 10-10 सर्कस हमने पिछले 20 सालों के अंदर देख लिए हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले इसके ऊपर एक श्वेत पत्र लेकर आ और ये बताए कि हमने जहां 20-30 लाख करोड़ रुपए के जो है निवेशों के वादे किए थे और कहा था निवेश आए थे, उसमें से 1,52,000 करोड़ रुपए क्यों आया? आपने कहा था करोड़ों रोजगार मिलेंगे, सिर्फ 2 लाख बच्चों को जो है रोजगार मिला है। तो जो पुरानी आपकी रिपोर्ट कार्ड है वो कब आएगा ये आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश की जनता को। ठीक है शिवम जी, क्विक रिएक्शन। 5,000 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं और आपने क्या विकास किया है? विकास तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और मंत्रियों का हुआ है। आम आदमी आज उतना ही। ठीक है समर जी, भैया आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आपके जो सवाल है उनसे पूछ लेते हैं। शिवम जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी ये कोविड काल में जो जिन बच्चों के माता पिता दिवंगत हुए उनके बारे में बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने कल एक दिल्ली के बड़े एक चैनल पर जब इस प्रकार की भ्रामक जानकारी शेयर की गई तो उस पर फैक्ट चेक किया और पूरी तरीके से स्पष्ट किया कि उसमें पात्रता को पुनः से जांच किया जा रहा है और उसके बाद राशि को जारी कर दिया जाएगा। एक भी बच्चे को मध्य प्रदेश की सरकार में संवेदनशील और एक प्रकार से भावुक मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के होते हुए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक छात्र की चिंता करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर सौंपी है और उनका ख्याल रखने का काम यह सरकार कर रही है। तो कांग्रेस इस मुगालते को अपने मन से निकाल दे। दूसरा, श्वेत पत्र की यह बात कर रहे हैं। चुनावों में जब हम जनता के बीच गए थे तो अपने 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड हमने मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। मिनटों यही मध्य प्रदेश में ही अमित शाह जी स्वयं आए थे, उन्होंने पूरे उसको घोषणा पत्र, हमारा जो 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड है उसको प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। उसमें तमाम तथ्य दावे थे जो 20 वर्षों में विकास के रूप में हमने हासिल किए थे। तो अगर इनको उसकी भी प्रति चाहिए हो, अगर इन तक नहीं जी, वो कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में सड़कों के हालात है वो कांग्रेस की सरकार के समय से खराब है। सड़कों के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा, फिर उसके बाद जब हम वो श्वेत पत्र लेकर के आए तो मध्य प्रदेश की जनता ने उस पर अपना विश्वास भी जताया। 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके दी। कांग्रेस पार्टी जो तमाम दावे कर रही थी कहीं न कहीं एक प्रकार से अपने पूरे जनाधार को सिमेट कर रह गई और अब तक का सबसे अपना लोएस्ट परफॉर्मेंस लेकर के लोकसभा में फिर से इनके मन में थोड़ी बहुत भी शक और संशय रहा होगा तो उसकी जनता ने 29-0 के साथ पुनरावृत्ति कर दी। तो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें न करे। 5,000 किलोमीटर की सड़कें जिस मध्य प्रदेश में थी, 5 लाख किलोमीटर की सड़कें वहां बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर कहीं पे पैच होल होंगे तो उसको भी भरा जाएगा। विकास एक सतत चलने वाली कार्मिक प्रक्रिया है और हमेशा रिलेटिव तरीके से विकास का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है समर जी, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के कामों का है वो जनता ने उसको ध्यान से देखा और विधानसभा चुनाव में उसको लेकर परिणाम जनता ने दिया और उसके बाद जो कसर रह गई थी उसका लोकसभा चुनाव और बाकी उपचुनाव में भी जनता ने बता दिया कि रिपोर्ट कार्ड जो है उसे जनता पसंद कर रही है। एंकर महोदय, देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना दो अलग अलग चीजें हैं और जनता के लिए काम करना अलग चीजें हैं। अगर विकास को नाम पर अगर इनको वोट मिले हैं तो फिर तो सबसे विकासशील जो प्रदेश होना चाहिए वो बिहार होना चाहिए। सबसे शिक्षित जो राज्य होना चाहिए वो बिहार होना चाहिए, क्योंकि वहां पर नीतीश बाबू जो है काफी लंबे समय से हैं। तो देखिए, विकास चुनाव कैसे जीता जाता है, क्या करती भारतीय जनता पार्टी, कहाँ पर शराबी पकड़ी गई, कहाँ पर पैसे बांटते हुए कब पकड़े गए, कहाँ पर जो मुख्यमंत्री बन के बैठे उन्होंने कहाँ पर जो है वो घड़ी बांटी अपने फोटो की है, पूरे प्रदेश में देखा है। हजारों जो पेटिशंस हैं वो पेंडिंग रखी हुई है आज भी चुनाव आयोग के दफ्तरों में और 57 लाख जो है वोटों की संख्या जो है वो पूरे भारत के अंदर मिल नहीं रहे कि आए कहाँ से इतने वोट। ठीक है, तो चुनाव जीतने की बात अलग है
दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि यहाँ पर आज इन्वेस्टर मीट की हम बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर मीट के अंदर बताना चाहूंगा कि मंडीदीप के अंदर 472 फैक्ट्रियां हुआ करती थी एक जमाने में, 20-22 बड़ी फैक्ट्रियां बची। पीथमपुर के अंदर 886 जो थी फैक्ट्रियां थी, 240 अभी बची है। इसके बाद छतरपुर के अंदर टाटा कंपनी आई थी, वो चली गई है। पीथमपुर के अंदर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग शिवराज सिंह जी चौहान के समय में वो चली गई है। झाबुआ के अंदर दवाई की फैक्ट्री आने का प्रस्ताव हुआ था, वो आई भी थी, MOU साइन हुआ और आज तक उसने पलट कर नहीं देखा। नरसिंहपुर में जो है रेमंड की फैक्ट्री आई थी और जमीन देने की बात हुई, जमीन ली और वापस करके चली गई। रियो टिंटो पूरा सेटअप तैयार कर दिया, लोगों को एम्प्लॉय कर लिया उन्होंने, उसके बाद में आपके प्रदेश छोड़ के चले गई है, क्योंकि आपके प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार उन्होंने देखा है उससे जो उद्योगपति है वो परेशान होकर चले गए हैं। और जहां तक बात हम इन्वेस्टर मीट की कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उज्जैन में आज से मार्च 2024 के अंदर जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसमें कितना आपका वो हुआ। चलिए पिछली 10 तो छोड़ देते हैं हम, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं हुआ। बात करते थे 20-30 लाख करोड़ रुपए की, आय सिर्फ 1,52,000 करोड़ रुपए। अब देखिए किस प्रकार से बिल्कुल, लेकिन समर जी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने भी जो कमलनाथ हैं काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं व्यवसाय क्षेत्र के लिए, उद्योग जगत के लिए, तो ये तरीका तो यही है ना उद्योगपतियों से बात करने का, समिट करने का, इस तरीके से क्यों इनकार करना, क्यों स्वागत में इस पर ना करना? देखिए कार्य एक जैसे थे, लेकिन इसके अंदर नियत की बात आती है। हमने इन्वेस्टर मीट करी, हमको अगर पूरा मौका दिया तो आज मैं यहाँ पर जवाबदारी के साथ उसकी कामयाबी और नाकामयाबी के ऊपर चर्चा कर रहा था, क्योंकि इन्होंने हमारी सरकार को, लोगों को, विधायकों को खरीद कर गिरा दिया, ये बात पूरा देश जानता है। तो उसके बाद में हम उसकी जवाबदारी नहीं है, अगर वो आप रखेंगे, अगर हमारी सरकार होती तो न्याय होता था कि इन्वेस्टर मीट हमने कितना कार्य करा है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी जुमलों का एक पुलिंदा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाना। ठीक है, समय का शिवम जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए कांग्रेस का जो मुख्य सवाल है वो ये कह रहे हैं कि हम भी यही काम करते थे, हम भी इस तरह से उद्योगपति चर्चा करते थे हमारी सरकार में, लेकिन नियत का फर्क है। और दूसरी बात यह है, इतने MOU इससे पहले हुए, इतने प्रस्ताव आए, वो जमीन पर नहीं उतर सके। तमाम कंपनियों का हवाला समर जी दे रहे हैं कि वो MOU तो हो चुके थे, लेकिन वो कंपनी MOU के बाद भी यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर तमाम सवाल निशान उनको लगे। तो सवाल यही कि जो इवेंट हो रहे हैं, जो लगातार कॉन्क्लेव हो रहे हैं, वो जमीन पर उतरेंगे नहीं उतरेंगे, इस पर कांग्रेस को शंका बनी हुई है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।